सो वेलकम बैक। आज हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं इस चैप्टर के, दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी के 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सेकेंड टॉपिक वी डिस्कस्ड रोटेशनल काइनेमेटिक्स, then connection between linear and rotational quantities, rolling motion, and finally पिछले ही टॉपिक में हमने देखा था rotational kinetic energy and moment of inertia। आज इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था जब हम ट्रांसलेशन मोशन में जब हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था। बट अब हम जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तब हम वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कैसे करके प्रॉब्लम्स को ईजी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पुली विद अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट्स सर्कम्फ्रेंस और यो-यो विद अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट्स एक्सल। ये दोनों एग्जांपल पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पाएंगे, अदरवाइज ये चीज़ हम नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए एक चीज़ और, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले हमें एक रोलिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखना होगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। और पिछले ही कुछ वीडियो में हमने देखा कि रोलिंग मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ रोलिंग मोशन की, तो वो क्या होगा? इट विल बी द सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, यही होगा। अच्छा, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, हाफ mv² होता है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पिछले वीडियो हम देख के आए हैं, ये होता है हाफ I ω²। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं डिनोट करूंगा K से, फॉर द रोलिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे I क्या है? I is the moment of inertia about the center of rolling object, and we can further simplify this by putting omega as v/r। क्योंकि हम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मांग रहे हैं तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, पिछले वीडियो हम देख के आए हैं ये चीज़। तो 1/2 mv² प्लस 1/2 I, ओमेगा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? v/r का स्क्वायर। So it will be equals to, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल लूँ? हाफ mv² अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 1 प्लस हाफ निकल चुका है, v² निकल चुका है, तो I तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे m नहीं था तो मुझे यहाँ m लिखना पड़ेगा, mr², ये हो जाएगा। तो ये हो गया एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी एक उसी की एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है। अच्छा, एक स्पेशल केस दिखाएं आपको। सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट मास है, इट इज़ मूविंग विद स्पीड v। अगर पॉइंट मास है, इसका मतलब r जो है वो 0 है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया तो I 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0, और ये पूरा टर्म 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? हाफ mv², जो कि है भी सही। जब यहाँ पे रोलिंग मोशन हो ही नहीं, रोटेशन हो ही नहीं रहा, केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। तो ये चीज़ हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। सो यहाँ पे आपको एक बास्केटबॉल नज़र आ रही है, इट इज़ इन अ रोलिंग मोशन एंड कुछ स्पीड ओमेगा से ये रोटेट कर रही है और लीनियर स्पीड v इतनी हमें दे रखा है। रेडियस फ्रॉम द सेंटर ये दे रखा है 12.1 सेंटीमीटर,
और मास ऑफ द बॉल इज 0.650 सेंटीमीटर। रेडियस में लिख देता हूँ, मीटर में कितना हो जाएगा, 0.121 मीटर हो गया। और स्पीड तो दे ही रखी है 1.33 मीटर पर सेकंड। चलिए हमें यहाँ पे तीन चीज़ें बतानी है। पहली, इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पहला मैं निकाल लेता हूँ इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² हो जाएगा, सिंपल। सो 1/2 मास हमें पता है 0.65, अच्छा ये kg है, ये सेंटीमीटर नहीं आएगा, तो 0.650 kg, v² का मतलब 1.33 और इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यूल गेट 0.575 जूल्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। सेकेंड, ये रोटेशन में भी है, तो रोटेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ I ω²। अच्छा, ना हमें I पता है ना हमें ओमेगा पता है। अच्छा, ओमेगा हमें मालूम है, ओमेगा क्या होता है, V/R होता है। एंड I अगर मैं बात करूं, इट्स अ स्फेयर और होलो स्फेयर है। होलो स्फेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पिछले वीडियो हमने देखा है, पूरा चार्ट मैंने दिखाया था आपको। तो होलो स्फेयर के लिए होता है 2/3 mr²। just substitute these value here, so 1/2 2/3 mr² टाइम्स ओमेगा हो गया V/R और उसका स्क्वायर। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यूल गेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू 2/3 मैं बाहर लिख रहा हूँ और हाफ यहाँ बच जाएगा mv²। अब देख रहे हो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल की वजह से वो 2/3 है, इसकी ट्रांसलेशन का 2/3 है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा। जस्ट मैंने शो करने के लिए आपको इस फॉर्म में लिखा था, बाकी तो हमारे पास 1/3 mv² ही बचेगा ये। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 0.383 जूल्स। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल विल बी द सम ऑफ रोटेशन प्लस द ट्रांसलेशन। तो ये कितना हो जाएगा, 0.575 प्लस 0.383 एंड यूल गेट दिस टू बी 0.958। और आप इसको इस फॉर्मूले से भी वेरीफाई कर सकते हो जो अभी हमने निकाला था, that this is equals to 1/2 mv² 1 plus I/mr²। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने देखा, ऑल्टरनेटिव फॉर्म फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट करोगे, देखो m पता है, r ये v² पता है, I पता है, I क्या था, m 2/3 ऑफ mr²। यहाँ 2/3 पुट, यहाँ बचेगा क्या, अगर आप 2/3 लिख दोगे यहाँ पे 2/3 ऑफ mr², तो ये mr² तो कट जाएगा, 2/3 ही बचेगा। और 2/3 में 1 ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा, और कितना हो जाएगा 5/3। तो जस्ट उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द सेम आंसर 0.958 जूल्स। तो सही भी है, आना भी चाहिए इक्वल। सोचो अगर ये जो अपना ये जो स्फेयर था, अगर मैं इसको डिस्क से रिप्लेस कर दूं, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या वो इससे ज़्यादा होगी, कम होगी या इक्वल होगी, ये आपको बताना है। खुद से कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। मास सेम रखा है, वेलोसिटी सेम रखी है, केवल चेंज ये हुआ है कि डिस्क से ये जो अपना ये स्फेयर था, होलो स्फेयर, उसको चेंज करके हमने डिस्क बना दिया। फ़र्क क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, बस उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं कि आप ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन विद रोलिंग मोशन। तो चलिए अब हमने सीख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी हम रोलिंग ऑब्जेक्ट की कैसे लिखते हैं। अब हम इजीली अप्लाई कर पाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन विद रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे ये बॉल है विद रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड द मास m। यहाँ से हम इसको
रिलीज करते हैं एंड इट स्टार्ट रोलिंग 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 और यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाती है। वर्टिकल हाइट h इसने कवर की है। हमारी दिली इच्छा ये है कि यहाँ पे हम इसकी स्पीड बताओगे कि कितनी स्पीड होगी जब ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगी। ठीक है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये चीज़ हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिकली प्रिसाइसली मैं बोलूँ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। एंड ये चीज़ हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम ये माने कि ये जो बॉल है इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, अदरवाइज हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है प्लस इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, दिस वुड बी इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पे जो काइनेटिक है और फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है। ये चीज़ मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब हम 6th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे आई थिंक, तब भी हमने ये अप्लाई किया था, बट उस टाइम ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन में था, बट अभी ये रोलिंग मोशन में है। ओके, सो इनिशियल, अच्छा एक चीज़ मैं एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ। ये अपना हमने यहाँ से हम रेफरेंस लिया है, दिस इज पॉजिटिव x, ऊपर वाले को डायरेक्शन को पॉजिटिव y लिया है। एंड यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बट यहाँ पे क्योंकि रेस्ट पे है, ये रेस्ट से रिलीज़ की गई तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये हो जाएगा ज़ीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूँ तो ये हो जाएगा मास m है, g हाइट h पे है, रेफरेंस से, रेफरेंस हमने ये लिया हुआ है, दिस इज ज़ीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है इस रेफरेंस में। अच्छा, अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में है तो इसके पास ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशनल मोशन, रोटेशन की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसका एक्सप्रेशन अभी हम जस्ट देख के आए हैं, हाफ mv² 1 + I/mr², करेक्ट। अच्छा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि रेफरेंस पे आ गया, तो ये चीज़ मैं ज़ीरो लिख सकता हूँ। तो क्या अब मैं इनको इस इक्वेशन में डाल दूँ, ये इस वाले में, इन दोनों की, इन जो भी हमने चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो डाल देते हैं। तो हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक तो ज़ीरो था, पोटेंशियल कितना था, mgh था। अब फाइनल में केवल काइनेटिक की वजह से पोटेंशियल तो ज़ीरो हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो 1/2 mv² टाइम्स 1 + I/mr²। तो क्या यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, ये m और m तो कट जाएगा। तो यहाँ से इस 2 को मैं इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2gh, और इसको मैं इस पूरे टर्म को उठा के नीचे ले आता हूँ तो 1 + I/mr², ये हो गया किसके बराबर, v² के बराबर। और यहाँ से बहुत ही खतरनाक इक्वेशन निकल के आएगी, v = √2gh डिवाइड बाय 1 + I/mr²। और ये इक्वेशन हमें काफ़ी कुछ बताएगी, बहुत कुछ बताएगी हमारे प्रैक्टिकल जो हम आसपास देखते हैं उनके बारे में। तो समझते हैं क्या क्या बता रही है। पहली चीज़ तो ये, अगर मैं इसको एक स्पेशल केस लेके चलूँ, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ज़ीरो रखूँ तो ये नीचे वाली टर्म पूरी ज़ीरो और ये 1 + 0 तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से स्पीड v कितनी आ गई, √2gh। और ये फॉर्मूला हम कई बार देख चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो जब नीचे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, वो इतनी होगी। बट ये होता है कि वो रोल मोशन में नहीं होता, ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। और वही चीज़ हम यहाँ मान रहे थे कि अगर I ज़ीरो है इसका मतलब रोलिंग मोशन का किस्सा ही ख़त्म, रोल ही नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि R ज़ीरो हो गया है। तो वो चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ और, हम बहुत से अभी हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कई बार हम क्या करेंगे, एक बार हमने सॉलिड स्फीयर को रोल करवाया, फिर हमने होलो डिस्क को रोल करवाया, फिर हमने होलो सिलेंडर को रोल करवाया। फिर हम जानना चाहेंगे कि ये जब ये तीनों अगर हम एक साथ रोल करवाएं तो जब नीचे जब ये पहुँचेंगे तो कौन सा पहले पहुँचेगा और कौन सा बाद में पहुँचेगा। तो ये बताएंगे कैसे, ये सब कुछ ये इक्वेशन हमें बताएगी। ये इक्वेशन चीख चीख के बोल रही है, जिसका ये I ज़्यादा तो ये नीचे वाला भी पूरा का पूरा ज़्यादा होगा उसका, और ये ज़्यादा तो उसकी स्पीड कम। मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम रहेगी। तो मैं अगर बात करूं अपने अभी एग्जांपल ही देख लेते हैं उसके ऊपर
आपको और क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड जो होगी वो कम होगी। हमने फाइनल स्पीड तो निकाली है, यही तो स्पीड निकाली है हमने, पीछे ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो यही तो स्पीड निकाली है v, इसका एक्सप्रेशन तो निकाला है। जब ये नीचे पहुँचेगी बॉल तो उसका v का एक्सप्रेशन क्या होगा, वो ये होगा। और ये इक्वेशन चिक के बता रही है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उसकी स्पीड कम होगी यहाँ पे, और जिसकी स्पीड कम तो जाहिर सी बात है वो टाइम ज़्यादा लेगी नीचे पहुँचने में। तो चलिए अब लेते हैं कुछ कंसेप्चुअल एग्जांपल्स। सो ये है एग्जांपल, एंड यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये डिस्क है और दूसरी ये हुप है। दोनों को हमने सेम टाइम पे रिलीज़ किया। अच्छा एक चीज़ और, दोनों का मास m ही है और जो रेडियस है वो r ही है, और दोनों को एट द सेम टाइम और सेम हाइट से हम रिलीज़ कर रहे हैं। अब हमें ये बताना है कि नीचे कौन सा पहले पहुँचेगा, क्या ये हुप पहुँचेगा कि ये पहुँचेगा, अपना डिस्क पहुँचेगी। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gh डिवाइड बाई 1 प्लस आई ओवर mr स्क्वायर। देखो हाइट सेम है दोनों की, मास सेम है दोनों का, रेडियस दोनों का सेम है। मुद्दे की बात फंस जाती है आई के ऊपर। अब आई किसका ज़्यादा, हुप का आई क्या होता है mr स्क्वायर, डिस्क का आई क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2। तो आई किसका ज़्यादा है, ये हुप का ज़्यादा है। तो अगर हुप का ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी कम होगी नीचे पहुंचने पे, और इसकी स्पीड ज़्यादा होगी नीचे पहुंचने पे। इसका मतलब ये जो अपना हुप है ये ज़्यादा टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिस्क है वो पहले पहुंच जाएगी। डिस्क विल रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन अर्लियर देन द डिस्क विल रीच फर्स्ट, मैं ये लिख देता हूँ, डिस्क विल रीच फर्स्ट। तो मतलब यहाँ पे डिस्क रेस जीत जाएगा और हुप रेस हार जाएगा। और ये सब कुछ हम कहाँ से बता पाए, ये और ये चीज़, ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम क्यों लिख पाए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो यही राम कहानी है, इससे ऊपर कुछ है नहीं इसमें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये है एक और एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉल है वो नॉन स्लिप सरफेस से फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जा रही है। तो इट इज़ रिलीज फ्रॉम दिस हाइट ऑन दिस नो स्लिप रीजन, एंड ये नीचे पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पे जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है, ये फ्रिक्शनलेस बन जाता है। अब हमें ये बताना है कि जो ये मैक्सिमम हाइट होगी जहाँ तक ये बॉल पहुँच पाएगी, क्या वो पहले वाले जो हाइट, जहाँ पे जिस हाइट से वो रिलीज़ की गई थी, क्या उससे ऊपर जाके रुकेगी या उससे नीचे ही रुक जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसमें लोग काफ़ी कुछ सोचेंगे, और सोचो ज़रा और इसका आंसर देने का कोशिश करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, हम मिल के करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बॉल है, कुछ हाइट h से वो रिलीज़ की गई है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं इस सरफेस, यहाँ मैं इसको अगर अपना रेफरेंस मानूँ, तो इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बॉल के पास। जब इसको रिलीज़ करेंगे तो जब वो नीचे पहुँचेगी तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक, लीनियर प्लस रोटेशनल, यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। अब ये ऊपर जाएगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पे डाउट लोगों को ये रहता है कि जब बॉल यहाँ पहुँच गई है, अब अगला वाला जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल वहाँ पे रोल ही नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, बॉल रोल करेगी, उसी ओमेगा से घूमती रहेगी जिस ओमेगा पे यहाँ पे नीचे कुछ ओमेगा पे पहुँची होगी ना, कुछ इसकी एंगुलर स्पीड होगी यहाँ पे, उसी ओमेगा से रोल करते हुए ये ऊपर जाएगी। अब ओमेगा कम नहीं हो पाएगा, जितना ओमेगा यहाँ पे था उसी ओमेगा से ऊपर जाएगी। अब कम क्यों नहीं हो पाएगा ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो जिस ओमेगा से वो आया था उसी ओमेगा से वो ऊपर जाएगा। अच्छा तो जो इसके पास, जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसके पास रोटेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, उसमें रोटेशनल तो कन्वर्ट हो ही नहीं पाई। जब ऊपर जाएगा तो ये दोनों ये वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट होना चाहिए ना इसको, तभी ये उसी हाइट पे पहुंच पाएगा। बट यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट नहीं हो पाई क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। केवल जो लीनियर वाली थी यही पोटेंशियल में कन्वर्ट हो पाई।
तो मतलब जो इनिशियल जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो वापसी में जब ये ऊपर पहुंचेगी वापस उतना नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ये जो रोटेशन वाली जो काइनेटिक एनर्जी इसने ली थी यहाँ पे जो गेन की थी, वो कन्वर्ट नहीं हो रही है वापस पोटेंशियल में। कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है। हाँ, नो स्लिप वाला होता तो ये रोटेशनल वापस से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता, बट अब ये रोल तो करेगा, उसी स्पीड से रोल करता रहेगा और ये वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो हाइट जो ये गेन करेगा पहली वाली हाइट से, वो कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ना ही इक्वल होगा, उससे थोड़ा कम, मतलब यहीं रुक जाएगा, ना इससे ऊपर जाएगा, ना इस तक पहुंचेगा हाइट तक, सेम हाइट तक, उससे नीचे ही रह जाएगा। रीज़न यही है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी वो वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाई। तो आई होप कि आपको एक एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि वी कैन अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन टू अ केस ऑफ पुली विद अ स्ट्रिंग दैट वाइंड्स और अनवाइंड्स विदाउट स्लिपिंग। तो ये वही एग्जांपल है, एंड इन सभी केसेस में क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि विदाउट स्लिपिंग है यहाँ पे, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये चीज़ हम लिख पाएंगे। सो कंसिडर दिस फिगर, हे दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब हो क्या रहा है, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये कुछ स्पीड v से ऊपर मूव कर रहा है, क्योंकि ये जो व्हील है ये रोटेट कर रहा है। ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे इस अटैच है और यहाँ पे ये इस व्हील के ऊपर वाइंड हो रखी है। अब ये जो व्हील है ये घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, जिसके कारण ये जो अपना ब्लॉक है ये ऊपर मूव कर रहा है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पे जो है इसकी स्पीड 0 हो जाती है, और क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड 0 हो जाती है इसीलिए 0 हो रही है। हमें ये बताना है कि कितने हाइट h पे जाके इसकी स्पीड 0 हुई, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं एक्सिस डिफाइन कर देता हूँ, रेफरेंस सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं। दिस इज y इक्वल्स टू 0 इनिशियल पोजीशन पे। अब ये ऊपर मूव कर रहा है, फाइनल पोजीशन सपोज ये है, तो यहाँ पे हाइट हो जाता है h। तो यही h हमें बताना है कि कितना ऊपर जाके ये रुका। तो सेम चीज़ है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे लगा पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे क्योंकि जो अपना व्हील है इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो 0 ही होगी, तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ व्हील की, बाकी इस ब्लॉक की तो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। और साथ में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि ये जो व्हील है ये फ्रीली रोटेट कर रहा है। सेकंड, ये जो स्ट्रिंग है इट वाइंड्स द व्हील विदाउट स्लिपिंग, तभी हम v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख पा रहे हैं। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, तो इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की क्या क्या होगी, एक तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये, प्लस इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यही होगा। अच्छा, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी को हमने देखा नहीं, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है और व्हील की हम लेके ही नहीं चल रहे हैं, तो केवल काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूँ। इनिशियल जो एनर्जी है सिस्टम के पास वो केवल काइनेटिक है, पोटेंशियल 0 है क्योंकि यहाँ पे ये रेफरेंस पे ब्लॉक है तो वो 0 हो गया। इसकी पोटेंशियल व्हील की मैं लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल का चेंज हुआ ही नहीं व्हील के केस में। तो जो इनिशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक प्लस दिस व्हील। तो ब्लॉक की तो हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, प्लस व्हील की क्या होगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। तो कोई ट्रांसलेट तो कर नहीं रहा है, केवल रोटेशनल एनर्जी है, तो वही काइनेटिक एनर्जी उसकी बन जाएगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल देखूंगा तो mgy होगा, बट y क्योंकि यहाँ पे 0 है तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अच्छा, फाइनल पॉइंट पे लिखो, दिस इज द फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे दोनों की स्पीड 0 हो गई है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, ब्लॉक की भी और अपना व्हील की भी। बट ब्लॉक के पास पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल कितना होगा mgy, और y इस केस में कितना हो गया y इक्वल्स टू h, तो mgh हो गया। तो ये अब ड्यू टू द एनर्जी कंजर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो क्या मैं ये लिख दूं कि जो mgh होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। एंड क्योंकि यहाँ पे हम विदाउट स्लिपिंग का केस लेके चल रहे हैं तो ओमेगा की जगह हम v बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट।
अच्छा, अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो क्या बचेगा, 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या है, एम जी एच है, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये m और m कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास h का जो एक्सप्रेशन आएगा, h विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर 2g टाइम्स 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कुछ कुछ आपको याद आ रहा है, ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ये कब पढ़ा था, जब हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे, लीनियर मोशन पढ़ रहे थे। वहाँ पे क्या था कि सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कुछ स्पीड v से ऊपर मूव कर रहा है, तो किस पॉइंट पे जाके, किस हाइट पे जाके इसकी स्पीड 0 होगी, उसका फॉर्मूला हम निकाल के आए थे, वी एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग अटैच की हुई है और ये स्ट्रिंग ऊपर जाके जो है इस व्हील से अटैच्ड है। तब हमें हाइट बतानी थी, कितनी हाइट पे एच पे जाके वो रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी, जो हाइट एच है वो 1 प्लस कुछ वैल्यू आई है, मतलब इस वाले से ज़्यादा आएगी। मतलब अगर सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से ऊपर मूव कर रहा होता तो केवल इतने ही हाइट पे जाके रुक जाता, बट इस केस में इस हाइट से थोड़ा और ऊपर जाके रुक रहा है। ये वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर। तो बोला ये कैसे है, मतलब उससे इससे ऊपर क्यों रुक पा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि व्हील के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ब्लॉक के पास तो जो थी वो तो है ही, व्हील के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जिसके कारण ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हेल्प करेगी इस ब्लॉक को और ऊपर आने में, और वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो रही है ब्लॉक के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसलिए ये ऊपर जा पा रहा है इस केस में। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं एंड देन विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो ये है एक और एग्जांपल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे ये यो एक आपने देखा भी होगा बचपन में, तो ये जैसे एक यहाँ पे स्ट्रिंग रैप्ड हो रखी है, जो खोलते हैं नीचे मूव करता है और फिर घूमते हुए नीचे आता है। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया यही है कि जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है योयो की ऊपर से नीचे आने में, वो इस योयो की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो गई। और काइनेटिक एनर्जी इज द समीशन ऑफ द लीनियर एंड द रोटेशनल। तो यही है, और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं। एंड यहाँ पे जो है हम इस वाली पोजीशन को हम रेफरेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, ऊपर y की वैल्यू बढ़ रही है। तो मतलब इस पोजीशन पे जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 है, मतलब काइनेटिक 0 होगी। तो इनिशियल अगर मैं लिखूँ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो वो केवल mgh होगी, काइनेटिक तो होगी नहीं। बट अगर जब मैं नीचे देखूंगा तो पोटेंशियल 0 हो गई है, यहाँ पे काइनेटिक हो गई। काइनेटिक कौन कौन सी काइनेटिक, रोलिंग रोटेशन की और ट्रांसलेशन की। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें दे रखी हैं, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, मास जो है योयो का वो हमें दिया हुआ है, रेडियस आर। अब आर ये वाला रेडियस दे रखा अंदर एक्सल से लेके ये जो जहाँ पे स्ट्रिंग रैप्ड है वहाँ तक का आर हमें दिया हुआ है 0.0068, और हाइट ये जितना नीचे आया है वो है 0.50। हमें निकालनी थी स्पीड जब वो यहाँ पे पहुँचेगा। दोनों को इक्वेट करोगे तो v का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर, ये आएगा। जस्ट पुट द वैल्यूज। g तो पता ही है, h दे रखा है, 1 तो एज इट इज, i हमें दिया हुआ है, i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस योयो दिया हुआ है, मास योयो का दिया हुआ है r। यहाँ पे r, ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे r कौन सा, r यही है, ये जो सेंटर से लेके जहाँ पे ये स्ट्रिंग रैप्ड है वहाँ तक का ही हमें r चाहिए, और वही ये r है, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.0068। आउटर रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है, और ये हमें चाहिए भी नहीं। तो कुछ नहीं, आप वैल्यूज पुट करो तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी 0.98 मीटर पर सेकेंड। नाउ कल को अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया i नहीं दिया होता, सपोज यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁵, बट अगर i नहीं दिया होता
तब हमें आउटर रेडियस आर की भी ज़रूरत पड़ती। दिस इज आउटर रेडियस आर ओ में लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। बट क्योंकि आई दिया हुआ है इसलिए इस बाहर वाले रेडियस की ज़रूरत नहीं है, अंदर वाले रेडियस की ज़रूरत है। सो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा रेडियस कब कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम ये लिख पा रहे हैं, यहाँ पे ये v लीनियर स्पीड किसकी है, लीनियर स्पीड किसकी है, लीनियर स्पीड तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की है, बट ये जो फॉर्मूला वैलिड है वो यहाँ पे इसमें जो ये r है वो ये वाला r है, क्योंकि जब ये घूम रहा है वो यहाँ से ये स्ट्रिंग यहाँ से रैप यहाँ से खुल रही है ना, अगर यहाँ से खुल रही होती तो बात अलग थी, यहाँ से नहीं खुल रही है, वो यहाँ से स्ट्रिंग खुल रही है, तो हमें यही वाला r चाहिए, तभी हम ये जो ओमेगा है v/r लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे अपने पास वही एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे हम इसको जो है इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूँ मैं। ये अपने पास इंक्लाइन प्लेन है, स्ट्रेट हो गई, और ये अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है कुछ एंगल थीटा पे। यहाँ पे हम चार चीज़ें एक साथ ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एक तरफ हुप है, देन डिस्क, देन सॉलिड स्फेयर एंड देन होलो स्फेयर। तो ये चार चीज़ें हम एक साथ यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। हमें ये बताना है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा पहुँचेगा और लास्ट में कौन पहुँचेगा, उसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये है क्वेश्चन, आपको खुद से करना है। आई होप कि आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। हिंट मैं दे देता हूँ, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो किसका ज़्यादा है किसका कम है, उसके बाद उसकी स्पीड देखो। स्पीड का फॉर्मूला हम देखा है हमने 2gh ओवर 1 + I ओवर mr²। तो आई कंपेयर करो इन सब का, आई जिसका ज़्यादा होगा उसका v कम होगा। बस जिसकी स्पीड कम होगी वो ज़्यादा टाइम लेगा नीचे पहुँचने में, या वो लेट पहुँचेगा, ये कह सकते हैं। तो बस आप आई कंपेयर करो एंड गिव द आंसर इजीली। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो से एक बार फटाफट इस चैप्टर का रिव्यू करेंगे, रिकैप एक बार देख लेंगे कुछ 2-4 मिनट में। उसके बाद हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। सो अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।